Hello students, this is lecture number 4 on simplex method. Before this video हमने इससे पहले simplex method 01, 02 और 03 में simplex method सीखा, मैक्सिमाइजेशन में, फिर मिनिमाइजेशन में सीखा हमने। और जो थर्ड वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि RHS अगर हमारी राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट्स की नेगेटिव हो तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे केस ऑफ ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस। तो देखो बच्चों, ये कैसे सॉल्व होता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सब इससे पहले की सिंप्लेक्स मेथड की 01, 02, 03 जो इससे पहले की 3 वीडियोस हैं उसको देख कर आएँ। उसको देखने से ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएगी, इंडिपेंडेंटली भी समझ आ जाएगी अगर आप यहीं से देखोगे तो, बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम होती है और इतना आसान प्रोसीजर नहीं है कि एक ही बार में समझ आ जाए। तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आएगा। मैं इस पे 4-5 वीडियोस बनाऊंगी, हर वीडियो में आपको कोई नई बात सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स मेथड का लेक्चर नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, और ये तीनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं हम, जो ये मैक्सिमम या मिनिमम करके कुछ भी लिखा होता है। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बच्चों मेरे साथ क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और खुद सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन नोट किया करो। और ये तीनों मेरे क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं। एंड दिस लास्ट वन इज माय नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लेक्स मेथड लगा के सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन में ये बात कभी नहीं लिखी होगी कि ये ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस है। दिस इज यू हैव टू सी फ्रॉम योर साइड। आपको खुद पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए, हम तो इसे एज यूजुअल क्वेश्चन समझेंगे और सिंप्लेक्स मेथड की तरह सॉल्व कर देंगे जैसे हमने सीखा है। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि राइट हैंड साइड देखा करो सभी कंस्ट्रेंट्स की कि पॉजिटिव है कि नहीं है। जैसे ये देखो, जहाँ मेरी पेंसिल है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर लेस देन इक्वल टू 12, सेकंड में लेस देन इक्वल टू 6, थर्ड में लेस देन इक्वल टू 9। तो ये जो राइट हैंड साइड है हर कंस्ट्रेंट की, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो पहले कंस्ट्रेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लो। वो मैंने सिंप्लेक्स मेथड की थर्ड वीडियो में बात समझा दी थी आपको। ठीक है, अब यहाँ तो ये पॉजिटिव ही है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं करना। तो हमने लिख दिया राइट हैंड साइड ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स इज पॉजिटिव, सो इट इज ओके फॉर अस, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस चीज का है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका है, मैक्सिमाइजेशन का। मैंने आपको सारा काम किस पे सिखाया है, मिनिमाइजेशन पे सिखाया है। ठीक है ना। तो बच्चों मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो तो क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से ऑन बोथ द साइड्स, ताकि मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमाइजेशन में वो कन्वर्ट हो जाए। तो हम सीधा इस प्रॉब्लम को, ये देखो x1 है ना, कोफिशिएंट इसका 1 है ना, तो -1 हो जाएगा। 2x2 है, -2x2 है तो ये +2x2 हो जाएगा और x3 हो जाएगा -x3। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सबके साइन रिवर्स कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमाइजेशन। तो ये देखो, जहाँ मेरी पेंसिल है मैंने फंक्शन लिख दिया मिनिमम z इक्वल टू -x1 + 2x2 -x3। तो मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है हमारा, कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या कहती है, हमें ये कहती है स्टैंडर्ड फॉर्म की जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं सबको इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट कर दो। पर हमारे कंस्ट्रेंट्स में कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू का। देख लो सब बच्चे, जो ये कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें लेस देन 12, लेस देन 6, लेस देन इक्वल टू 9, तो इस लेस के साइन को हटाना है और इसकी जगह पे इक्वल टू साइन लगाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, देखो आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी है तो लेफ्ट साइड में कुछ ऐड कर दूंगी तो वो राइट साइड के बराबर हो जाएगा। तो वट एवर वेरिएबल आई विल ऐड हेयर, जहाँ पे मेरी पेंसिल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड माई स्लैक वेरिएबल। ये बात हम इससे पहले की हर वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखो मैंने लिख दिया है कि वी इंट्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल वी विल कन्वर्ट लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट इनटू इक्वेशंस। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, देखिए मैंने क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर लिया ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। हमें क्या करना है, ये जो लेस का कंस्ट्रेंट है इसको हटाना है और इसकी जगह पर एक वेरिएबल ऐड कर देंगे s1, जिसकी वजह से ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड जितना भी नंबर छोटा थी राइट साइड से, हमने मान लिया s1 छोटी थी तो हमने s1 को ऐड कर दिया लेफ्ट साइड पे। दूसरे वेरिएबल के अंदर s2 ऐड कर दीजिए, s2 ऐड करेंगे तो मेरा बन जाएगा इक्वल टू। ठीक है, इधर s3 ऐड कर दिया।
ठीक है, तो ये भी मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू में। अब कंडीशन है कि ये S1 S2 S3 तीनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया तो नंबर और छोटा हो जाएगा, है ना। अगर आपने लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर डाल दिया तो लेफ्ट साइड राइट साइड से और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, मुझे तो बराबर करनी है, तो कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करूँगी तो बराबर होगी। ठीक है, मैंने आपको ये भी बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको जितने भी वेरिएबल्स कंस्ट्रेंट्स में दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये जितने भी वेरिएबल कंस्ट्रेंट में दिखाई दे रहे हैं, इन सब की एंट्री ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होनी चाहिए। तो S1 S2 S3 अभी नए नए डाले, तो इनकी एंट्री किससे करेंगे? 0S1 0S2 0S3, क्योंकि स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? जीरो कॉस्ट असाइन करते हैं। वी ऑलवेज असाइन अ कॉस्ट टू दिस स्लैक वेरिएबल्स। तो जीरो कॉस्ट है, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमेशा कॉस्ट लिखी होती है, तो 0S1 0S2 और 0S3 लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का भी 1 या 2 नंबर होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? सिंप्लेक्स टेबल अपनी सेट करते हैं। आपको मैंने क्या सिखाया था कि सिंप्लेक्स टेबल हमेशा सेट होती है, उसके लिए क्या कॉलम बनता है? सबसे पहले CB, फिर VB और फिर XB। CB क्या होता है? कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। VB इज V मीन्स वेरिएबल, B मीन्स बेसिक, तो बेसिक वेरिएबल। XB मतलब सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन कॉलम है जहाँ पे सॉल्यूशन की वैल्यू निकल कर आएगी। और फिर जो भी ये डिसीजन वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिख रहे हैं, डिसीजन वेरिएबल होते हैं जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन थे? X1 X2 X3, और 3 वेरिएबल मैंने अपनी तरफ से डाल दिया S1 S2 S3, तो कॉलम बन गया X1 X2 X3 S1 S2 और S3। ठीक है, तो यही कॉलम्स बनेंगे। ये रिप्लेसमेंट रेशो तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है? CJ सेट करना है। CJ देखो, इसके ऊपर XB के ऊपर ऐसे CJ लगा के एरो लगा लो। CJ मैंने कहाँ से बताया था? कॉस्ट होती है CJ, वो कहाँ से लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो X1 का कोफिशिएंट क्या है? -1 है, तो मैं यहाँ पर CJ के लिए लिख दूंगी X1 के साथ -1। X2 का कोफिशिएंट देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जहां मेरी पेंसिल है, X2 का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो मैं CJ की वैल्यू लिख दूंगी 2। X3 का कोफिशिएंट क्या है? -1, तो CJ के कॉलम में आ जाएगा -1। S1 S2 और S3 तीनों की कॉस्ट 0 है, तो इन तीनों के ऊपर लिख दूंगी 0 0 0। तो इस तरीके से मेरा CJ का काम तो खत्म हो गया, राइट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मैंने अपनी टेबल में उतार दिया। अब बाकी के कंस्ट्रेंट्स को टेबल में उतारेंगे। देखो कैसे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में क्या लिखा हुआ है? X1 का कोफिशिएंट 1, X2 का 2, X3 का कोफिशिएंट 1, S1 का 1। S2 और S3 है नहीं, तो उनके कोफिशिएंट क्या हो गए? 0। तो इसको यहाँ लिख लीजिए। फर्स्ट कंस्टेंट में 1, X2 2 है, X3 1 है, S1 1 है, S2 है नहीं, S3 है नहीं। ठीक है, अब सेकंड कंस्टेंट उतारेंगे। देखो 2x1 है, तो 2 कोफिशिएंट है X1 का, X2 का 1 है। सेकंड कंस्टेंट में X3 का -1, S1 है नहीं तो 0, S2 1 है, S3 0। देखो बच्चों, मैंने ये लिखा है जहां मेरी पेंसिल है, ये वाला सेकंड कंस्टेंट मैंने जो है टेबल में उतारा है। X1 का कोफिशिएंट 1, X2 का कोफिशिएंट 1, X3 का कोफिशिएंट -1, S1 है नहीं तो 0, S2 का कोफिशिएंट 1, S3 है नहीं तो 0। ऐसे ही थर्ड कंस्टेंट के कोफिशिएंट भी उतार लीजिए। देखो X1 का कोफिशिएंट -1 है, तो X1 के नीचे आ गया -1। X2 का कोफिशिएंट 3 है, तो X2 के नीचे 3। X3 है नहीं 0, S1 भी नहीं है, वो भी 0, S2 भी नहीं है, वो भी 0, और S3 हो गया 1। ठीक है, अब ये देखो राइट साइड 12 6 और 9, ये राइट साइड में कहाँ लिखती हूँ? XB के अंदर। XB के कॉलम में क्या लिखते हैं हम? राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, दैट इज 12 6 और 9। अब मुझे क्या देखना है कि VB के कॉलम में क्या आएगा। मैंने आपको बताया था VB होता है बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो सिंप्लेक्स टेबल जो ये मैं सेट कर रही हूँ, इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। तो देखो इधर S1 S2 और S3 ये तीनों मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो तीनों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा वो बन जाएंगे मेरे बेसिक वेरिएबल। ये कैसे पता चलेगा कि S1 ऊपर आएगा या S2 ऊपर आएगा? देखो S1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो 1 ले रहा होता है वो आता है। देखो S1 के नीचे 1 लिखा है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? S1। ऐसे देखो S2 के अंदर सेकंड रो के अंदर 1 लिखा है, तो सेकंड रो में कौन आ जाएगा? S2। S3 के अंदर थर्ड रो में 1 लिखा हुआ है, तो S3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 लेता है वो आता है बेसिक वेरिएबल में। ठीक है, अब देखिए इनकी कॉस्ट लिखनी है। CB का कॉलम खाली है, अभी भी CB लिखना है, तो CB कॉस्ट कहाँ से लिखी जाती है? हमेशा CJ से। तो देखो S1 S2 और S3 की कॉस्ट, यहाँ देखो जहाँ मेरी पेंसिल है CJ में S1 S2 और S3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0। तो इनकी कॉस्ट हमेशा कहाँ से लिखनी है? CJ के कॉलम से लिखनी है।
तो S1 की कॉस्ट 0, S2 की 0 और S3 की 0 आ गई। ठीक है, दिस इज हाउ द सिंप्लेक्स टेबल इज टू बी सेट। एक बार मेरी सिंप्लेक्स टेबल सेट हो गई, अब मुझे इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये सब बातें बहुत डिटेल में हमने इससे पहले की हर वीडियो में करी हुई है। तो इसके नीचे निकालेंगे ZJ। देखो बच्चों, ZJ कैसे निकाला जाता है, हमें हर कॉलम का ZJ निकालना है। तो देखो X1 का ZJ क्या होगा, जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट CB वाले कॉलम से। ठीक है, एलिमेंट वाइज देखो 0 इंटू 1, ये रहा X1 में 1, CB में 0, तो 0 इंटू 1 0, प्लस CB में है 0, X1 में है 2, तो 0 इंटू 2 0, CB में है 0 और X1 में है -1, तो 0 इंटू -1 0, तो ZJ आ गया मेरा 0। ठीक है, ऐसे ही X2 का निकाल लीजिए, X2 का कॉलम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से एलिमेंट वाइज। ठीक है, तो 0 प्लस 0 फिर से 0 आया। तो आपको पता है सबको कि फर्स्ट टेबल जो सिंप्लेक्स मेथड की बनती है उसमें सारे ZJ आपके 0 आ जाते हैं क्योंकि CB के अंदर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप ZJ निकाल लें तो उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या काम होता है, मैं उसके बाद क्या निकालती हूँ, ZJ माइनस CJ। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, देखो ZJ तो ये लिखे 0 0 0, ठीक है ना, और CJ कहाँ लिखे है, ये देखो टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे CJ लिखे हैं, इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस करो। देखो ZJ है 0, CJ है ऊपर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग CJ -1, देखो X1 के ऊपर जहां मेरी पेंसिल है CJ क्या है -1, तो 0 माइनस -1 क्या आ गया 1। अब इसका निकालेंगे X2 का, देखो X2 का ZJ क्या है 0, इसके ऊपर CJ देखो क्या है 2, तो 0 -2 कितना आ गया -2। अब इधर आ जाइए X3 में, यहाँ पे क्या लिखा है 0, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है -1, सो 0 माइनस -1 आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0, सीधा नीचे से ZJ उठाया, ऊपर से CJ उठाया और माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये निकल आए मेरे ZJ माइनस CJ। अब क्या करना होता है, प्रोसीजर याद हो गया होगा आपको, पर मैं तो अपनी हर वीडियो में बार बार प्रोसीजर बच्चों को समझाती हूँ ताकि किसी ने पहले की वीडियो ना देखी हो तो उसे समझ आ जाए यहाँ से भी। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूँगी जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए और फिर मेरा देखिए आंसर मैंने कैसे सॉल्व किया होगा और अपना आंसर मैच कीजिए। तो देखिए अब क्या करना है, ZJ माइनस CJ में आपको ये ZJ माइनस CJ देखिए, अगर ये ZJ माइनस CJ सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए तो मेरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और अगर एक भी पॉजिटिव आ गया तो अभी सॉल्यूशन नहीं आया है। ठीक है, तो मेरे ZJ माइनस CJ देखो इधर 1 आ गया, इधर -2 है जहां मेरी पेंसिल है, फिर 1 है और बाकी सारे 0 है। तो ये जो पॉजिटिव वाले आए हैं दोनों 1 1, ये मेरे लिए अभी बता रहे हैं मुझे कि मेरा आंसर नहीं आया है। तो ऐसे में क्या करो, लार्जेस्ट पॉजिटिव ZJ माइनस CJ को सिलेक्ट कर लो। तो आप देखिए आपके तो दोनों बराबर आए हैं, तो जब दोनों बराबर आ जाए तो आपकी मर्जी किसी को भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सपोज कर लो मैंने इस वाले ZJ माइनस CJ को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करा तो इसका क्या मीनिंग है, देखो ये ZJ माइनस CJ किसका था, X1 का था ना, इसका मतलब मेरा X1 जो है वो एंटरिंग वेरिएबल है। ठीक है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम जो है ये जिसको मैंने रेड कलर से किया, ये मेरा क्या बन जाएगा, पाइवेट कॉलम। तो मैं लिख देती हूँ X1 इज द एंटरिंग वेरिएबल। कैसे मिला है मुझे कि इसका ZJ माइनस CJ पॉजिटिव है। ठीक है, आपने किसी ने अगर X3 को बना लिया एंटरिंग वेरिएबल, इस वाले 1 को एंटर करके बना लिया तो वो भी करेक्ट है, उसमें भी ठीक है। ठीक है, जब टाई हो जाए तो कोई सा भी ले लो, तो मैंने ये पहले वाला ले लिया। सो X1 इज द एंटरिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉलम इज कॉल्ड पाइवेट कॉलम। ठीक है, इट्स कॉलम इज कॉल्ड पाइवेट कॉलम, ये इसका पाइवेट कॉलम बन गया। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि नेक्स्ट टेबल में ये X1 आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, बेसिक वेरिएबल VB के कॉलम में। जब मैं दूसरी सिंप्लेक्स टेबल इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन लिखूंगी तो S1 S2 और S3 की जगह पर X1 आ जाएगा। अब कहाँ आएगा, जब इनमें से कोई चला जाएगा S1 S2 S3 में से, मतलब मेरे को नेक्स्ट टेबल में S1 S2 S3 में से किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा और उसकी जगह X1 को रखना है। अब किसको बाहर निकालें ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियोज। रिप्लेसमेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया है, XB का कॉलम डिवाइडेड बाय PC, PC मतलब पाइवेट कॉलम ग्रेटर देन 0, कि पाइवेट कॉलम की वो एंट्री जो ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए ये जो रेड कलर से कर रखा है ये तो मेरा पाइवेट कॉलम है।
और एक्स बी उसके साथ में देखो यहाँ लिखा हुआ ये रहा एक्स बी का कॉलम, इनको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करते समय ये याद रखें कि आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, जीरो भी नहीं लेना है। किसका नहीं लेना? पाइवेट कॉलम का नहीं लेना। एक्स बी का ले सकते हो, एक्स बी में नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं बच्चों, जीरो आ सकता है, तो वो जीरो आप लेंगे। ठीक है, तो देखिए 12/1 क्या आ गया? 12, 6/2, 3। अब 9 डिवाइडेड बाय -1, पाइवेट कॉलम की एंट्री ग्रेटर देन 0 होगी तभी रेशो निकालेंगे, वरना नहीं। अब ये नेगेटिव थी तो मैंने कुछ रेशो नहीं निकाली, मैंने डैश लिख दिया। राइट, अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने एंटर करते समय ZJ माइनस CJ किसका देखा था? मैक्सिमम पॉजिटिव ZJ माइनस CJ को एंटर किया था। तो जब बाहर निकालूंगी किसी को, रिप्लेसमेंट रेशो बाहर निकालने का तरीका है, रिप्लेस करने का तरीका है। तो जब रिप्लेस करना है तो मिनिमम देखेंगे। किसका मिनिमम? ये जो रिप्लेसमेंट रेशो आई है मेरी 12 और 3 रेड पेन से जो लिखी है, इनमें से सबसे छोटी वाली सिलेक्ट कर लो। तो मेरी 3 सिलेक्ट हो गई ना। ये 3 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? देखो ये 3 जहां मेरी पेंसिल जा रही है, ये 3 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब नेक्स्ट टेबल में S2 चला जाएगा। S2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। और इसकी ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो है जिसको मैंने अभी अभी रेड कलर से मार्क किया है, इसको बोल देंगे पाइवेट रो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं S2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। नेक्स्ट टेबल में S2 चला जाएगा और इसकी जगह पे X1 आ जाएगा। So S2 is the outgoing variable and its row is called pivot row। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज क्या देखनी है? पाइवेट एलिमेंट कौन है? कौन होता है पाइवेट एलिमेंट? जो पाइवेट रो और पाइवेट एलिमेंट दोनों के बीच में लाई कर जाए। देखो ये 2 देखिए जिस पर मेरी पेंसिल है, ये 2 मेरा पाइवेट रो में भी लाई कर रहा है और पाइवेट कॉलम में भी लाई कर रहा है। देखो ना, X1 के कॉलम में भी है और S2 की रो में भी है। तो जो एलिमेंट पाइवेट रो और पाइवेट कॉलम दोनों में लाई कर जाए उसको बोलते हैं पाइवेट एलिमेंट। ठीक है, सो मेरा पाइवेट एलिमेंट कौन है? यहाँ पे 2 आ गया मेरा पाइवेट एलिमेंट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टेबल बनाऊंगी। नेक्स्ट टेबल बनाते समय मुझे क्या ध्यान रखना है कि मुझे अब नेक्स्ट टेबल में इस S2 को यहाँ से गायब कर देना है, जहाँ पे मेरी पेंसिल है, और इसकी जगह पे मुझे X1 लिख देना है। ठीक है, तो देखिए टेबल कैसे सेट होगी। तो जब भी टेबल सेट करनी है, मैंने हमेशा आपको कहा शुरुआत हमेशा CB, VB और XB से ही होगी। और फिर जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन थे X1, X2, X3 और S1, S2, S3 जो हमने खुद डाले थे। बच्चों ये जो ऊपर का हेड है ना पूरा का पूरा, ये कभी पूरे क्वेश्चन में चेंज नहीं होता। एक बार जो पहली टेबल में सेट हो गया वो वही रहता है। ठीक है, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कभी चेंज नहीं होगा और वेरिएबल्स भी कभी चेंज नहीं होंगे, तो ये यूं ही रह जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से ये देखो, ये जो CJ लिखा हुआ है -1, 2, -1, 0, 0, 0, पहले हमेशा वो चीज कॉपी करनी चाहिए जो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो इस टेबल के अंदर पूरे क्वेश्चन में ये CJ और ये हेड्स जो हैं, ये CB, VB, XB, ये चेंज नहीं होंगे, तो इनको उतार लो। तो CJ क्या है? -1, 2, -1, 0, 0। ठीक है, -1, 2, -1, 0, 0, 0। ठीक है, मैंने सबसे पहले CJ उतार लिया। CJ कभी चेंज नहीं होता, तो मैंने इसको उतार लिया। अब VB के कॉलम में क्या आ जाएगा बेटा? देखो S2 की जगह पर X1 आ जाएगा और इससे ऊपर S1 और S2 थे, S3 नीचे था, ये मेरे एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बारी, ये देखो S1 अपनी जगह पे रहेगा, S2 की जगह X1 आ गया और नीचे आ गया S3। तो S1, X1, S3, तो मैंने लिख दिया S1, X1, S3। इसके बाद लिखनी चाहिए कॉस्ट। CB का कॉलम फिल करो। देखो CB की वैल्यू कहाँ से आती है? CJ से आती है। अब देखो S1 के ऊपर CJ में क्या लिखा हुआ है? 0, जहां मेरी पेंसिल है। ठीक है, ये राइट। तो S1 के लिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दो 0। अब X1 की लिखनी है कॉस्ट, तो देखो X1 कहाँ लिखा है? टेबल में ये लिखा हुआ। X1 का CJ कितना है ऊपर? ये देखो जहां मेरी पेंसिल है, मैं रोटेट कर रही हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? -1, तो X1 के आगे आ जाएगा -1। S3 देखो, S3 ये रहा। S3 की कॉस्ट CJ के कॉलम में कितनी लिखी हुई है? 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो मेरा ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब मुझे अंदर की तरफ वैल्यूज लिखनी है। अब आप देखिए मेरे बेसिक वेरिएबल हैं S1, X1 और S3। इसका मतलब अब अंदर यहाँ पर मुझे इस तरीके से वैल्यूज लिखनी है कि S1, X1 और S3 तीनों मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर ये जो मेरा X1 था, अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनवाना है, तो यहाँ पर क्या करूंगी मैं? ये जो 2 था मेरा पाइवेट एलिमेंट जो था 2,
इसको मुझे अब 1 बनाना है, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला जो 1 है जहां मेरी पेंसिल है इसको 0 बनाना पड़ेगा, और ये जो -1 है यहाँ पे जहां मेरी पेंसिल है इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि मेरा ये 0 1 0 का कॉलम बनेगा, तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेरी अब ये रिक्वायरमेंट है। इस काम को करने के लिए हम करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल। वो किस तरीके से करते हैं देखिए। सबसे पहले आप ये जो मेरा पाइवेट एलिमेंट आया है जिसमें मेरी पेंसिल है 2, इसको 1 बनाइए। इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी सेकेंड रो है R2, R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो, R3 मतलब थर्ड रो, जो मेरी ये सेकेंड रो है R2, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं पूरे को, तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि 2 लिखा है तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1 आ जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन ऑर्डर टू मेक दिस 2 एज 1, मुझे ये पाइवेट एलिमेंट जो है इसको 1 बनाना है। इसको करने के लिए मुझे अपनी सेकेंड रो को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहली ऑपरेशन लिख रही हूँ R2, नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, सॉरी बच्चों, मैं लिख देती हूँ R2, न्यू R2 क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ ओल्ड R2। ये मैंने क्यों किया है, दिस इज डन टू मेक पाइवेट एलिमेंट 1, दिस इज डन टू मेक द पाइवेट एलिमेंट 1, ठीक है, पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाने के लिए किया है, ठीक है। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं हम बच्चों, क्या होगा डिवाइड होके देखो जरा, ये रही मेरी पुरानी टेबल, देखो 6/2 करूंगी तो 3 आ जाएगा, 2/2 करूंगी 1 आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, -1/2 इधर 0, फिर 1/2 और 0, तो ये सारे चेंजेस नीचे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 6/2 किया 3, ये 2/2 किया मेरा 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया हाफ, और ये आ गया मेरा -हाफ, ये 0, और ये आ गया हाफ, और ये आ गया 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जहां मैंने अभी ऐसे सर्कल बना के दिखा रही हूँ आपको, ये जो मेरी पेंसिल है यहाँ पर और यहाँ पर मुझे 0 बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनवाना है। अब 0 बनाने का क्या तरीका है, देखो मैं पहले R1 लिखना चाहती हूँ, नई R1, ठीक है। तो मेरी ऑपरेशन क्या बनेगी, न्यू R1 इक्वल टू ओल्ड R1। मैं हमेशा ये कहती हूँ पहले ये लिखा करो, जिसको नया बनाना है तो न्यू R1, हेल्प लेनी है ओल्ड R1, माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो लिखिए, मल्टीप्लाइड बाय न्यू R2, ये जो आपने अभी अभी बनाई है, जो सबसे पहली ऑपरेशन लगाते हो आप डिवाइड वाली, ये वाली ऑपरेशन की ही हेल्प लेंगे पूरी टेबल में, न्यू R2, तो ये ऑपरेशन लगाऊंगी। अब दोबारा सुन लीजिए, नई न्यू R1 निकालना है तो न्यू R1 इक्वल टू ओल्ड R1 माइनस जिस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है वो इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा। किस एलिमेंट को 0 बनाना है देखो जरा मेरे को, ये रहा, ये देखो, मैं इस 1 को 0 बनाना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या लिखूंगी 1, ठीक है। ये देखो x1 के नीचे जहां पे मेरी पेंसिल है, मैं इस 1 को 0 बनाना चाहती हूँ ना यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगी 1 ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यू R2। तो देखिए ओल्ड R1 के नीचे ओल्ड R1 के एलिमेंट्स लिख दीजिए। ओल्ड R1 के एलिमेंट कहाँ पर है, ओल्ड टेबल में, तो देखो जरा क्या एलिमेंट है ओल्ड R1 के, ये देखो ये रहे, जहां मेरी पेंसिल S1 के सामने देखो 12 1 2 1 1 0 0, तो मेरे एलिमेंट है 12 1 2 1 1 0 0, 12 1 2 12 1 2 1 1 0 0, माइनस 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 माइनस, देखो 1 इंटू न्यू R2 मीन्स न्यू R2, तो नई R2 मेरे पास कहाँ है, देखो नई चीज नई टेबल से मिलेगी, पुरानी चीज पुरानी टेबल से मिलेगी। तो देखो मेरी न्यू R2 ये है जिसपे मेरी पेंसिल है, 3 1 1/2 -1/2 0 1/2 0, तो मैं लिख देती हूँ 3 1 1/2 -1/2, और क्या वैल्यू है 3 1 1/2 -1/2 0 1/2 0, ठीक है। आपने ये लिख दिया, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 3/2 1 + 1/2 3/2 दिस वन माइनस हाफ और 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आपकी अभी अभी आई हैं इनको ऊपर कॉपी कर लो, ठीक है। ये वाली वैल्यूज कहाँ लिख दूँ, R1 के अंदर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 0 मेरा आया था 3/2 1 -1/2 और 0, ठीक है बेटा। देखो 1 बन गया, ऊपर 0 आ गया, अब इसके नीचे भी 0 लाना है मुझे, यहाँ 0 लेकर आना है, तो अब मुझे R3 चेंज करनी है ना, तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी R3 की,
तो हम लिखेंगे न्यू R3 इक्वल टू ओल्ड R3 माइनस जिस एलिमेंट को जीरो बनाना है मल्टीप्लाइड बाय हेल्प किसकी लेनी है, यही वाली न्यू R2 जो मैंने बनाई, सबसे पहले जिसको ठीक करते हैं उसी की हेल्प लेनी है इनटू न्यू R2। तो देखें जरा हमें किसको जीरो बनाना है, तो पुरानी टेबल में देखना पड़ेगा, नई R3 में तो कुछ है ही नहीं अभी तक। देखो पुरानी टेबल में देखो ये पाइवेट एलिमेंट के नीचे जो लिखा हुआ है -1, इसको जीरो बनाना ना, तो अब मैं क्या लिख दूंगी इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा -1, राइट। तो मेरा फॉर्मूला बन गया न्यू R3 इक्वल टू ओल्ड R3 प्लस न्यू R2। तो अब ओल्ड R3 के नीचे ओल्ड R3 के एलिमेंट लिखो, हमेशा याद रखो ओल्ड चीज ओल्ड टेबल से मिलेगी। तो ओल्ड R3 देखो कितना है, ये लिखा हुआ 9 -1 3 0 0 0 1। ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ 9 -1, ठीक है 9 -1 3 0 0 0 1। ठीक है, प्लस 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 न्यू R2 के एलिमेंट क्या थे, ये लिखे नए R2 के 3 1 1/2 -1/2 यही वाले एलिमेंट। ठीक है, तो लिख देते हैं 3 1 1/2 -1/2 0 हाफ 0, राइट। सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 7/2, ये 0। इन एलिमेंट्स को नई टेबल में फिल कर लीजिए। ठीक है, तो मेरी नई टेबल सेट हो जाएगी, कर लेते हैं इसको फिल। देखो 12 0 7/2 आया है मेरा, -1/2 आया है, 0 हाफ और 1। ठीक है बच्चों, अब ये नई टेबल बन गई। अब इस पे कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन का तरीका वही रहेगा, ZJ कैलकुलेट करो। कैसे ZJ कैलकुलेट होता है, देखो जिसका ZJ कैलकुलेट करना है उसको CB के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा हाफ 0। अब ये सब बच्चों को आ गया होगा कैलकुलेट करना, मैंने सिखाया आपको, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो जैसे x2 का अगर ZJ कैलकुलेट करना है तो x2 वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से। देखो 0 × 3/2 0, -1 × 1/2 -1/2, 0 × 7/2 0। इन सबको फिर ऐड कर दिया, जो नंबर आए तो मेरा आ गया -1/2। ठीक है, बाकियों के भी ऐसे ही कैलकुलेट किया। फिर निकाला ZJ - CJ, तो ZJ ये लिखे हुए सबसे लास्ट में, CJ सबसे ऊपर लिखे हुए, माइनस करो -1 -1 0, तो -1/2 -2, तो ये हो जाएगा आपका 2 to the 4 -5/2। ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ 3/2 0 -1/2 0। अब देखो फिर से एक ZJ - CJ मेरा पॉजिटिव आ गया। अगर एक भी ZJ - CJ पॉजिटिव आ गया तो मेरा आंसर अभी नहीं आया है। तो मेरा अब की बारी किसका ZJ - CJ पॉजिटिव आया, X3 का। तो X3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ZJ - CJ पॉजिटिव आया हमने उसको एंटर कराया, तो X3 इज द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, अब नई टेबल में X3 आ जाएगा, तो बाहर किसको निकालें, उसके लिए रिप्लेसमेंट रेशियो कैलकुलेट करो, तो XB अपॉन पाइवेट कॉलम ग्रेटर देन 0। तो देखो ये रहा मेरा XB जहां मेरी पेंसिल है 9 3 12, और ये रहे मेरे पाइवेट कॉलम जो नया आया है। डिवाइड कीजिए, 9 डिवाइडेड बाय 3/2, तो क्या आ जाएगा 18/3 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे निकलेगी नहीं क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। ये देखो इन दोनों में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इनकी रिप्लेसमेंट रेशो निकलेगी नहीं, तो सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट रेशो निकल कर रह गई। अब एक रह गई है तो इसी को डिपार्ट करा देंगे। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या बन गया आपकी बारी, ये वाला जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, ये मेरी बन गई पाइवेट रो। और इसका जो ये एलिमेंट है S1, ये क्या बन गया मेरा आउटगोइंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट टेबल में इस S1 को निकाल देंगे बाहर और इसकी जगह पे X3 का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेरी नेक्स्ट टेबल में रिफ्लेक्ट होंगे। और देखो पाइवेट एलिमेंट क्या है, ये रहा 3/2। क्यों, क्योंकि ये पाइवेट रो में भी आ रहा है और पाइवेट कॉलम में भी आ रहा है, तो मेरा नेक्स्ट टेबल में ये 3/2 बन जाएगा पाइवेट एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो 3/2 को अब नेक्स्ट टेबल में मुझे क्या बनाना है 1। ठीक है ना, मैंने बोला अब यहाँ पे 1 बनाएंगे और इसके नीचे 0 बनाएंगे और इसके नीचे भी 0 बनाएंगे, क्योंकि जो पाइवेट एलिमेंट है उसको 1 बनाओ और बाकी सारे उसी कॉलम में 0 बना दो, ताकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में कंट्रीब्यूट करे मेरा। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे बच्चों, X3 को 1 बनाने के लिए 3/2 है ना, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरी फर्स्ट रो जो है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टेबल सेट करते हैं अपनी।
ये देखिए, तो मैंने नेक्स्ट टेबल की शुरुआत फिर से सी बी, वी बी, एक्स बी, x1, x2, x3, s1, s2, s3, इनकी कॉस्ट 0 थी और इसकी -1, 2, -1। ठीक है, यही थी आपकी। नेक्स्ट टेबल में s1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x3 आ गया आपका नेक्स्ट टेबल में, और यहाँ पे मेरे क्या थे बाकी के दोनों, ये देखो, ये देखिए S1 की जगह आ गया X3 और X1 और S3 अपनी जगह पे रह जाएंगे, X1 और S3, X1 और S3। अब इनकी कॉस्ट लिखो। देखो मैंने कहा था कॉस्ट कहाँ से लिखते हैं, CJ के कॉलम से। देखो X3 के ऊपर क्या लिखा है, -1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। X1 के ऊपर देखो क्या लिखा है, -1, तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। S3 देखो 0 लिखा है तो 0 आ जाएगा नेक्स्ट टेबल में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने वैल्यूज को उतार लिया यहाँ पे। क्लियर? अब बाकी की वैल्यूज को हम चेंज करके लिखेंगे। तो पहली ऑपरेशन क्या बताई थी, पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाना। तो पाइवेट एलिमेंट था मेरा 3/2, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले न्यू R1 निकालूंगी। न्यू R1 क्या होगी, ओल्ड R1, उसको 3/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 बन जाएगा। तो मेरा पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाने का तरीका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो मेरे ओल्ड R1 के एलिमेंट्स क्या हैं, ये देखिए ओल्ड R1 है 9, 0, 3/2, 3/2, 1, -1/2, 0। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रो को, तो क्या आ जाएगा, 9 × 2/3, 18/3, 6। तो 6 यहाँ आ जाएगा जहाँ मेरी पेंसिल है। 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 एज इट इज रह जाएगा। 3/2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि ये 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया। ये 3/2 भी 1 बन जाएगा। इस 1 की जगह आ जाएगा 2/3, और इस -1/2 × 2/3 करोगे तो -1/3, और ये रह जाएगा 0। ठीक है, इन चेंजेस को नीचे रिफ्लेक्ट करो। देखो 6, ठीक है, और क्या है यहाँ पे 0 था तो ये 0 ही रह जाएगा। लिख देती हूँ जो आ रहे हैं, 6, 0, ये 1 और 1, ये बन गया 2/3, ये बन गया -1/3, और ये बन गया 0। ठीक है, अब पहली रो तो निकल गई, अब दूसरी रो निकालनी है। तो न्यू R2 कैसे निकलेगी, देखो क्या सिखाया है, न्यू R2, जिसको भी न्यू बनाना है पहले उसका ओल्ड लिखो, ओल्ड R2 माइनस ब्रैकेट में कौन सा एलिमेंट आएगा जिसको 0 बनाना है, ये अभी देखते हैं पुरानी टेबल से, मल्टीप्लाइड बाय न्यू। कौन सा वाला न्यू आएगा आपकी बारी, देखो अभी अभी आपने किसको निकाला है, न्यू R1 को, तो न्यू R1 की हेल्प लेंगे हमेशा। अब इस वाली पूरी टेबल में अब न्यू R1 की हेल्प ली जाएगी। ठीक है बच्चों, ओल्ड R2 के नीचे ओल्ड R2 के एलिमेंट्स लिखो। देखो, और पहले ये देखो किस एलिमेंट को 0 बनाना है, देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3/2 के नीचे -1/2 लिखा है ना, इसको 0 बनाना है। तो जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उसकी जगह पे आ जाएगा -1, इसको लिख देंगे नीचे -1/2। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स देखो 3, 1, 1/2, -1/2, 0, हाफ और 0। तो ओल्ड R2 के नीचे मैं ये एलिमेंट लिख देती हूँ, 3, 1, 1/2। अच्छा ये देखो फॉर्मूला पूरा कर लो, यहाँ पे -1/2 लिख दिया जिसको 0 बनाना है, 3, 1, 1/2। ठीक है बच्चों, जो एलिमेंट थे इसके 3, 1, 1/2, -1/2, 0, 1/2, 0। ठीक है, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस, हाफ, 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 प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, मल्टीप्लाइड बाय न्यू R1। न्यू R1 कितना है मेरा, देखो नई टेबल में नई चीज, पुरानी टेबल में पुरानी चीज। ये देखो न्यू R1 ये रहा मेरा, जहां मेरी पेंसिल है, 6, 0, 1, 1, 2/3, -1/3 और 0। इसको लिख दो 6, 0, 1, 1, 2/3, -1/3 और 0। सॉल्व कर दो इसको, तो ये बच्चा क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 2, कितना आएगा ये, 2, 6 किया तो 3, 3 और 3 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, 6, 1, 1, 0, 1/3, और ये आ जाएगा मेरा 1/3, और ये आ जाएगा 0। तो इनको नेक्स्ट टेबल में लिख दो इसी में। तो ये आ जाएगा 6, 1, 1, 0, 1/3, 1/3 और 0। ठीक है, अब न्यू R3 लिखते हैं। देखो फॉर्मूला बनाते हैं पहले न्यू R3 का। तो न्यू R3 क्या होगी, न्यू R3 इक्वल टू ओल्ड R3 माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, इनटू न्यू, उसी की हेल्प लेंगे जिसकी ऊपर ली थी,
ये वाला न्यू R1, जिसको सबसे पहले ठीक करते हैं उसी की हेल्प लेते हैं। मैंने सबसे पहले इसको हेल्प ठीक किया ना, तो इसी को लेंगे। ठीक है, अब देखो किस एलिमेंट को जीरो बनाना था। ये देखो मुझे किस एलिमेंट को जीरो बनाना है, इस वाले माइनस हाफ को। तो मैं फॉर्मूले में लिखूंगी माइनस हाफ। ठीक है, और इसके ओल्ड R3 के एलिमेंट्स क्या आएंगे मेरे, 12, 0, 7/2, -1/2, 0, हाफ और 1। चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं नीचे जल्दी से। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है पर प्रैक्टिस होने के बाद जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो 12, 0, 7/2, -हाफ, 0, हाफ और 1। ये क्या था मेरा, -1/2। तो यहाँ आ जाएगा +1/2, +1/2, +1/2, +1/2, +1/2, +1/2, +1/2। और न्यू R1 के एलिमेंट्स जो हमारे थे वही लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे एलिमेंट थे 6, नई टेबल से न्यू R1 के एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे ऊपर लिए थे। क्लियर है बच्चों? अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, ये 0। ठीक है, ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा मेरा 1/3 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इनको लिख देते हैं ऊपर टेबल में। 15, 0, 4, 0, 1/3, 1/3 और 1। अब हो सकता है बच्चों इसमें आंसर आ गया हो, तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा। ZJ कैलकुलेट करो। फिर से वही तरीका, ZJ का x1 वाले कॉलम को CB वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, -1 × 0, 0, -1 × 1, 1, -1। ठीक है, और 0 × 0 तो ये आ गया -1। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। चलिए अब देखिए x2 का निकालेंगे। -1 × 1, -1, -1 × 1, -1 और 0। तो ये आ गया मेरा -2। अब ये आ जाएगा -1 × 1 और ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -1। अब ये बनेगा -2/3, -1/3। तो ये -3/3 -1 आ जाएगा। ये 1/3 -1/3 आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब ZJ - CJ निकालो बच्चों। तो ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ जाएगा। -1 नहीं, ये नहीं आएगा 0 ना। -2, -2, -4 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, -1, ये 0, दिस इज 0। ठीक है, तो देखो बच्चों सारे ZJ - CJ < 0 आ गए आपके, तो आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। क्या सॉल्यूशन आया इधर देखिए जल्दी से, जहां मेरी पेंसिल है। x3 के सामने लिखा है XB के कॉलम में 6, तो x3 की वैल्यू आ गई 6। x1 के सामने लिखा है 6, तो x1 की वैल्यू आ गई 6। x2 आया नहीं तो x2 0 है। क्वेश्चन में जो लिखा होता है आंसर वो होता है। क्वेश्चन में वेरिएबल x1, x2, x3 थे, तो x1 आ गया 6, x2 आया नहीं तो 0 और x3 आ गया मेरा 6। S3 की वैल्यू नहीं लिखी जाती, बट मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बता देती हूँ। S3 के आगे 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब S3 हमने कहाँ डाला था, थर्ड कंस्ट्रेंट में। इसका मीनिंग, जो फिजिकल मीनिंग है वो ये है कि जो मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट है वो मेरा कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, वो थोड़ा मेरा आइडली पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर थर्ड कंस्ट्रेंट लेबर का है तो इसका मतलब आपकी लेबर खाली बैठी है। ठीक है, तो मेरी वैल्यू आ गई x1 की 6 और x3 की 6 आ गई। ठीक है, तो मैं अपना सॉल्यूशन लेके पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट करें, फिर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आपने लिखा सिंस ऑल ZJ - CJ < 0 इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वैल्यू आ जाएगी आपकी x1 की 6 आ रही थी। ठीक है ना, x1 की 6 आ रही है, x2 आया नहीं तो 0 है और x3 की भी 6 आ रही है। क्वेश्चन मेरा मैक्सिमाइजेशन का था, तो मैं कहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू डाल दो। मेरा क्वेश्चन गिवन जो था वो ये था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, तो इसमें मेरी वैल्यूज डाल दीजिए हमेशा। तो x1 की 6 -2, x2 की 0 और x3 की 6। तो मेरा आंसर आ गया 12। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम z = 12। देखो बच्चों ये सिंप्लेक्स मेथड से मेरा फाइनल आंसर निकल चुका है, क्वेश्चन खत्म हो गया। बट क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे, डज ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर वो वर्ड यूज करते हैं कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑल्टरनेट या मल्टीपल। डज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ यस फाइंड इट।
ठीक है, तो देखो हम कैसे देखेंगे, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद पता चलेगा। इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल, जो फाइनल टेबल बनती है जहां मेरा आंसर आ जाता है, इफ zj माइनस cj कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉन बेसिक वेरिएबल। देखो बेसिक वेरिएबल का तो हमेशा ही जीरो होता है, मैंने बहुत बारी बताया है, ठीक है ना, zj माइनस cj। अगर किसी नॉन बेसिक वेरिएबल का भी जीरो आ जाए, ठीक है, देन ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, सब बच्चे इसको नोट कर लेना। ठीक, अब देखते हैं हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। फाइनल सिंप्लेक्स टेबल पे आओ, देखो ये है मेरी फाइनल जहां पे मेरा आंसर आया है। देखिए मेरे वीबी के कॉलम में क्या वेरिएबल लिखे हैं, x1, x3 और s3। मैं इंक चेंज कर लेती हूँ। मेरा वीबी के कॉलम में लिखा है x3, x1 और s3। तो पहले देखो x1, x3 और s3, इनके zj माइनस cj तो जीरो आने ही थे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है कि zj माइनस cj कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। ठीक है ना, मैंने इससे पहले जितनी वीडियोस बनाई है हर क्वेश्चन में, हर टेबल में दिखाए हैं आपको। ठीक है ना, अगर इसके अलावा किसी नॉन बेसिक वेरिएबल का भी जीरो आ जाए, मतलब ये जो रह गए x2, s1 और s2, इनमें से भी किसी का zj माइनस cj जीरो आ जाए, तो समझ लीजिए कि ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं ये s2 जहां मेरी पेंसिल है, ये नॉन बेसिक वेरिएबल था और इसका zj माइनस cj भी जीरो आ गया, तो ये मेरे को इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे मुझे पता चला कि ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जीरो, राइट। अगर ये एग्जिस्ट करता तो ये है क्या सॉल्यूशन, कैसे निकालूं मैं इस सॉल्यूशन को? कुछ नहीं करना, आपने इसको एंटर करा दीजिए नेक्स्ट टेबल पे, इसको पाइवेट कॉलम बना दीजिए। ठीक है, अगर निकालना है ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन तभी करना, वरना क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टेबल में इस S2 को एंटर करा दूंगी। अगर इसे एंटर कराना है तो रिप्लेस किसको कराएं? ठीक है, रिप्लेसमेंट रेशो किसकी निकलेगी, XB अपॉन पाइवेट कॉलम। करिए, देखो XB में क्या लिखा है, 6, 6, 15, और पाइवेट कॉलम में -1/3, 1/3 और 1/3। करिए डिवाइड, देखो पहली वाली एंट्री तो माइनस की है तो होगा नहीं, बाकी 6 डिवाइडेड बाय 1/3, ये क्या हो गया 18, 15 डिवाइडेड बाय 1/3, 45। दोनों में से जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट कर लिया, ये बन गई मेरी पाइवेट रो, इसको सर्कल कर लिया। तो नेक्स्ट टेबल में आप x1 को गायब कर दीजिए और उसकी जगह पर s2 को लगा दीजिए। ठीक है, जैसे टेबल बनानी सिखाई है वैसे ही करिएगा बिल्कुल, और वो आपका एक और सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टेबल में ये काम करके दिखाती हूँ, x1 की जगह s2 डाल देती हूँ, और ये देखिए ये पाइवेट एलिमेंट बन गया 1/3। नेक्स्ट टेबल में इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसके ऊपर जहां मेरी पेंसिल है ये देखो -1/3, इसको 0 बनाएंगे, और ये वाला 1/3 जहां मेरी पेंसिल है आप इसको बनाएंगे 0। ठीक है, तो ये सारा काम जब आप करते हैं नेक्स्ट टेबल के अंदर, तो आपकी नेक्स्ट टेबल क्या बन जाती है बच्चों, ये देखिए CB, VB, XB, X1, X2, X3, S1, S2, S3। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट टेबल में आपको क्या बोला कि आप S2 को एंटर करवा देंगे। ठीक है ना, तो S2 एंटर कर रहा था और रिप्लेस कौन हो रहा था उसकी जगह पर, लेट्स सी, एक बार दोबारा देख लेते हैं, बीच वाला रिप्लेस हो रहा था ना। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा x3 यहाँ पे ही आ जाएगा अपना, और इसकी जगह पे मेरा S2 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ था, S3 लिखा हुआ था। ठीक है ना, और ये CJ मेरा एज इट इज रहेगा, CJ था -1, 2, -1, 0, 0, 0, x3 के साथ आ गया। अब बच्चों ये टेबल सब बच्चों को आ गई होगी बनानी, तो मैं अब लिख रही हूँ एज इट इज, इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है ना, तो सबसे पहले पाइवेट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना, तो मेरी न्यू R2 क्या हो जाएगी, 3 इंटू ओल्ड R2। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मेरा क्या आंसर आएगा, 12, 8, 9। अब आप बच्चों ये सॉल्व करके देख लेना, मैंने बहुत हर वीडियो में खोल खोल के अच्छे से समझाया है, सारी इटरेशंस बताई हैं, तो अब ये आप अपने आप करके चेक कीजिएगा आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये आ गया, तो ZJ कैलकुलेट कर लो, देखो -1, -2, -1, -1, 0 और 0, और ZJ माइनस CJ आ जाएगा 0, ये फिर से -4 आ जाएगा। ठीक है, 0, -1, 0, 0। देखो अभी भी सारे ZJ माइनस CJ आपके लेस देन 0 ही है, ऑल ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है।
क्या आया ऑप्टिमल सॉल्यूशन? देखो अब की बारी x3 की वैल्यू 12 आई है, ठीक है, और x1 और x1 और x2 आए नहीं तो दोनों जीरो हैं, तो मेरा सॉल्यूशन आ गया x1 0, x2 0 और x3 आ गया 12। ठीक है, तो ये एक और सॉल्यूशन निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में मैक्सिमम z क्या था आपके पास? मैक्सिमम z था -x1 प्लस 2x2 माइनस, नहीं सॉरी, x1 माइनस 2x2, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो गिवन क्वेश्चन का था। तो देखो इसमें वैल्यू डालो, -2 इंटू x2 प्लस x3 है 12, तो आंसर आ गया 12। तो आप देखेंगे कि इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन मैंने निकाला उसमें भी मैक्सिमम z की वैल्यू 12 आई, इसमें भी मैक्सिमम z की वैल्यू 12 आ गई। द ओनली थिंग इज कि काम करने का तरीका बदल गया। वहां पर x1 और x2 की वैल्यू 6 आई थी और x3 आया नहीं था तो 0 था, ऐसे ही आया था ना, या x1 और x3 निकल कर आए थे 6 6 और x2 आया नहीं था तो 0 है। यहाँ पर x1 और x2 दोनों 0 0 हो गए और x3 12 आ गया, पर मैक्सिमम z की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दी ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद पता चलता है, ठीक है, फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में कि zj माइनस cj कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी अदर वेरिएबल अगर आपका 0 आ जाता है, मतलब एनी नॉन बेसिक वेरिएबल 0 आएगा तो उसको एंटर करा दोगे और दोबारा टेबल बना दोगे तो आपको एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन ऑन सिंप्लेक्स मेथड। अब आपका एक केस बचा हुआ है सिंप्लेक्स मेथड का, दैट इज केस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको केस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स समझाऊंगी। बच्चों वो वीडियो छोड़ना नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो वाली वीडियो सब बच्चे जरूर सुने। इसके बाद जो वीडियो आएगी सिंप्लेक्स की 5th वीडियो, उसके अंदर एक और क्वेश्चन कराऊंगी, फिर ये सिंप्लेक्स मेथड आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।